तो आज के क्लास में हम क्या करेंगे, अरिथमेटिक पाइपलाइन पढ़ेंगे। पाइपलाइन हमने कल पढ़ लिया था, जिसमें हमने क्या किया था, किसी भी टास्क को कुछ कंसीडरेशंस की थी पाइपलाइनिंग के लिए। वो क्या कंसीडरेशन थी कि सबसे पहली चीज़ तो ये होनी चाहिए कि जो सेगमेंट हम बना रहे हैं उन सेगमेंट्स का क्या होना चाहिए, आपस की कॉम्प्लेक्सिटी बराबर होनी चाहिए, तभी हम उसको सेगमेंट में डिवाइड कर सकते हैं। दूसरी क्या चीज़ थी, दूसरा कंसीडरेशन क्या किया था हमने कि नंबर ऑफ टास्क क्या होने चाहिए, बहुत ज़्यादा होने चाहिए, तभी हमें स्पीड अप मिल पाएगा। ठीक है, तो अब आगे हम देखते हैं अरिथमेटिक पाइपलाइन। अरिथमेटिक पाइपलाइन में क्या है, अरिथमेटिक ऑपरेशंस को कैसे पाइपलाइनिंग से हम अचीव करेंगे ताकि स्पीड अप कर लें और पैरेलल प्रोसेसिंग हम अचीव कर सकें उसके तक। तो यहाँ लिखा है हमने, पाइपलाइन अरिथमेटिक यूनिट्स आर यूजुअली फाउंड इन वेरी हाई स्पीड कंप्यूटर्स। जो वेरी हाई स्पीड कंप्यूटर है उनमें पाई जाती है। तो आजकल तो लगभग सभी में मिलती है, क्योंकि आजकल सभी क्या है, हाई स्पीड कंप्यूटर ही होते हैं। दे आर यूज्ड टू इम्प्लीमेंट फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस, multiplication of fixed point numbers and similar computations encountered in scientific problems। किस किस के लिए काम में लेते हैं हम पाइपलाइनिंग को, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फिक्स्ड पॉइंट नंबर्स एंड सिमिलर कंप्यूटेशंस एनकाउंटर्ड। मतलब क्या हुआ इसका कि इन ऑपरेशंस के लिए काम में लेंगे। क्यों इन ऑपरेशन के लिए लेंगे, क्योंकि मेन जो कंसीडरेशन क्या है, स्पीड अप कहाँ करना है हमें, सिर्फ एडिशन 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 ही परफॉर्म करना है, तो हमें इतनी ज़रूरत उसकी नहीं पड़ेगी, क्योंकि एडिशन तो सबसे सिंपल ऑपरेशन है हमारे डिजिटल कंप्यूटर के लिए। फिर हमने कहा पाइपलाइन मल्टीप्लायर इज एसेंशियली एन एरे मल्टीप्लायर एज डिस्क्राइब्ड इन फिगर 10.10। एरे मल्टीप्लायर याद है ना, एंड गेट के थ्रू हमने क्या किया था, मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन परफॉर्म किया था एरे मल्टीप्लायर में। अगर याद हो आपको तो हमने क्या किया था, a1 a0 b1 और b0, इसको हमने क्या किया था, a0 b0 a0 b1 a1 b0 और a1 b1। ये हमारा c0 c1 और c2 था और c3 कैरी थी। इसको हमने क्या किया था, एंड गेट्स के थ्रू इंप्लीमेंट किया था। ध्यान आ रहा है, आगे याद की बनाऊं, आगे ना याद, एंड गेट थे यहाँ पे, ये a0 था, ये यहाँ से b0 था, फिर उसके बाद ये इन दोनों का एडर को यूज करके किया था। तो क्या काम में लेंगे हम, एरे मल्टीप्लायर को काम में लेंगे, जिसमें क्या होगा, विद स्पेशल एड्रेस डेजिग्नेटेड डिजाइन्ड टू मिनिमाइज द कैरी प्रोपोगेशन टाइम थ्रू द पार्शियल प्रोडक्ट। जिसमें स्पेशल क्या डिजाइन किया हुआ है हमने, यहाँ पर स्पेशली डिजाइन किया गया है एड्रेस डिजाइन्ड टू मिनिमाइज द कैरी प्रोपोगेशन। कैरी आएगी जो लास्ट में, वो लास्ट वाली जो कैरी है उस कैरी को कैसे हैंडल करना है, उसके लिए स्पेशल अरेंजमेंट किया हुआ है, स्पेशल एड्रेस। ठीक है, इसके लिए टू मिनिमाइज द कैरी प्रोपोगेशन टाइम। क्या करेंगे कि जो कैरी आ रही है उस कैरी के लिए एक स्पेशल एड्रेस डेजिग्नेट डिजाइन करेंगे टू मिनिमाइज द कैरी प्रोपोगेशन टाइम थ्रू पार्शियल प्रोडक्ट। ठीक है, देखेंगे कैसे कर रहा है वो बाद में। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस आर इजीली डीकंपोज्ड इनटू सब ऑपरेशंस एज डेमोंस्ट्रेटेड इन सेक्शन 10.5। 10.5 में जब हमने किया था फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन, तब हमने क्या किया था, याद है किसी को? ठीक है, देख लिया इसको, याद आ गया क्या किया था हमने? वापस चलें, क्या किया था हमने, ए और बी जो थे हमारे, हमको करना था सीक्वेंस काउंटर में हमने वैल्यू ले ली थी, और लास्ट हमारा ये इसको हम शिफ्ट करते जाते थे और एक एक करके उसमें रिजल्ट हमें मिलता जाता था। यही हो रहा था। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, सेगमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ये कह रहा है सेक्शन 10.5 में हमने ये पढ़ लिया था। ठीक है, क्या पढ़ा था कि जो फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन है उसको हम मल्टीपल सब ऑपरेशंस में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, कहीं नॉर्मलाइज करना था, कहीं कुछ करना था, अभी आगे देखेंगे इसको। वी विल नाउ शो एन एग्जांपल ऑफ पाइपलाइन यूनिट फॉर फ्लोटिंग पॉइंट एडिशन एंड
सब्ट्रैक्शन। फ्लोटिंग पॉइंट एडिशन और सब्ट्रैक्शन, इसके लिए अब हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेके देखते हैं। तो इन्होंने कहा द इनपुट टू द फ्लोटिंग पॉइंट एडर पाइपलाइन आर टू नॉर्मलाइज्ड फ्लोटिंग पॉइंट बाइनरी नंबर्स। क्या होगा, फ्लोटिंग पॉइंट को ऐड करना है तो सबसे पहले हम क्या करते थे, उसमें नॉर्मलाइज करना होता था। एक स्टेप हमको नॉर्मलाइज मतलब क्या होता था कि जो एक्सपोनेंट हैं उनको क्या करना है, बराबर कर देना है। छोटे वाले को बड़े वाले के बराबर लेके आ जाएंगे हम। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, इनपुट क्या है हमारे पास, टू नॉर्मलाइज फ्लोटिंग पॉइंट बाइनरी नंबर्स। ठीक है, ये मान लिया इसने x और y दो नंबर हैं, x a इंटू टू रेस्ट पावर a और y है b इंटू टू रेस्ट पावर b। ये मैंटिसा पार्ट है और ये एक्सपोनेंट पार्ट है। ठीक है, a and b are A and B are two fractions that represent the mantissa and small a and small b are the exponents। ठीक है, कैपिटल A और B mantissa को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्मॉल a b एक्सपोनेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। The floating point addition and subtraction can be performed in 4 segments as shown in 9.6। तो चलिए अब हम देखते हैं कि जो इसके 4 सेगमेंट हमने बनाए हैं अरिथमेटिक पाइपलाइन के, उस सेगमेंट में कौन से में क्या ऑपरेशन किस तरह से परफॉर्म किया जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये एक्सपोनेंट के पार्ट के ऑपरेशंस हैं और ये मैंटिसा के हैं। कैपिटल से हमें पता है कि ये एक्सपोनेंट को डिनोट करेगा और स्मॉल लेटर से, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, कैपिटल लेटर से मैंटिसा को रिप्रेजेंट करेगा और स्मॉल लेटर से एक्सपोनेंट को करेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना था, फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा, पहले सेगमेंट में हम क्या करेंगे, दोनों को कंपेयर करके बराबर करना है हमें। तो इसमें यहाँ हमने रजिस्टर में a और b की वैल्यूज ले ली, r रजिस्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। कंपेयर एक्सपोनेंट्स बाय सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म किया हमने a माइनस b, जिससे हमारे पास कंपैरिजन हो गया। a माइनस b का जो भी रिजल्ट आके वो हमने यहाँ स्टोर कर लिया, जो भी यहाँ से आया, और डिफरेंस यहाँ भेज दिया हमने। डिफरेंस यहाँ इनपुट की तरह काम करेगा, है ना, क्यों, क्योंकि हमें यहाँ क्या करना है, अलाइन करना है मैंटिसा को, किसके आधार पे, एक्सपोनेंट के डिफरेंस के आधार पर कि कितना लेफ्ट या राइट में शिफ्ट होना है। ठीक है, ये कर दिया। तो पहले सेगमेंट में ये काम हो गया। दूसरे सेगमेंट में यहाँ पर एक्सपोनेंट चूज कर लिया हमने, जो दोनों में से बड़ा था वो हमारा फाइनल रिजल्ट का एक्सपोनेंट हो जाएगा, तो वो चूज कर लिया। साथ ही साथ हमने क्या कर लिया, इधर से मैंटिसा को अलाइन करना भी शुरू कर दिया। जो भी उसके ऑपरेशन होना है, ये एक ब्लॉक जो बॉक्स बना के बता रहा है, ये बता रहा है कि कैसे इंटरनली वो अलाइन कर रहा है। वो प्रोसेस हमें पता है कि क्या होती है। जो रिजल्ट आया वो यहाँ पर स्टोर कर लिया और फिर इसको क्या किया गया, ऐड या सब्ट्रैक्ट किया गया। तो सेगमेंट 3 में क्या हो रहा है हमारा, थर्ड स्टेप क्या हो रहा था, ऐड और सब्ट्रैक्ट। जो भी ऑपरेशन हमें करना है एडिशन का तो ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। फिर उसका रिजल्ट रजिस्टर R में ले लिया। और लास्ट सेगमेंट में हम क्या कर रहे हैं, एक्सपोनेंट को एडजस्ट कर रहे हैं, किसके लिए, रिजल्ट को नॉर्मलाइज करने के लिए। तो एक्सपोनेंट भी एडजस्ट होगा और साथ ही साथ मैंटिसा भी एडजस्ट होगा उसके हिसाब से। तो कम ज़्यादा करना पड़ेगा उसको, तो वो आगे पीछे होगा, उसके हिसाब से जो एक्सपोनेंट है वो भी इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगा। तो ये 4 सेगमेंट कौन से हो गए हमारे इसके। ठीक है, ये आगे समझ में। सब ऑपरेशंस दैट आर परफॉर्म्ड इन द 4 सेगमेंट्स। अब क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म किए जाएंगे सेगमेंट्स में, वो क्या होंगे। सबसे पहला होगा हमारा कंपेयर द एक्सपोनेंट। सबसे पहले हमें ये करना है, क्यों, क्योंकि हमें उसको नॉर्मलाइज करना है। तो नॉर्मलाइज करने के लिए हमें पता है कि उसके जो एक्सपोनेंट है उन्हें बराबर करना होता है। तो बराबर करने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, हमें कंपेयर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या किया हमने, कंपेयर द एक्सपोनेंट। ये लिख लो ताकि आप डायग्राम जब देखेंगे तो ध्यान में रहेगा ना क्या क्या स्टेप इंप्लीमेंट करने हैं सेगमेंट वाइज। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कंपेयर द एक्सपोनेंट। तो एक्सपोनेंट्स को कंपेयर करेंगे। अलाइन द मैंटिसा, उसके बाद में मैंटिसा को अलाइन करना है। मैंटिसा के अलाइनमेंट में क्या करना था हमें,
नहीं, नॉर्मलाइज तो कर दिया, अलाइनमेंट में क्या करना था? कौन से बिट को चेक करना था कि जीरो है या नॉन जीरो है? मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को हमें चेक करना था, ठीक है। तो उसको हम क्या करेंगे, अगर वो अपनी जगह पर नहीं है, यानी कि जीरो नहीं है, नॉन जीरो नहीं है, तब हम क्या करेंगे, उसको अलाइन करेंगे, ठीक है। अभी देख लेंगे क्या किया था, वापस देख लेंगे। फिर ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देंगे मैंटिसा को आपस में जोड़ देंगे और नॉर्मलाइज कर देंगे रिजल्ट को। रिजल्ट को नॉर्मलाइज कैसे करेंगे कि जो पॉइंट के जस्ट बाद वाला है, पॉइंट के जस्ट बाद वाला जो डिजिट है वो क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो ये 4 सेगमेंट हमने बना दिए। जो हमारा फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, उसको पाइपलाइनिंग से इंप्लीमेंट करने के लिए हमने 4 सेगमेंट्स में डिवाइड कर लिया। पहले सेगमेंट में हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे एक्सपोनेंट्स को, दूसरे सेगमेंट में मैंटिसा को अलाइन करेंगे, तीसरे में ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी ऑपरेशन करना है वो कर देंगे मैंटिसा पर, और चौथे में लास्ट उसको नॉर्मलाइज कर देंगे रिजल्ट को। This follows the procedure outlined in flowchart of 10.15, ठीक है। इसका फ्लोचार्ट हमने वहां देखा था जब हमने अरिथमेटिक ऑपरेशन पढ़े थे फ्लोटिंग पॉइंट के, तो ये वापस देख लेना एक बार, फ्लोचार्ट आप रिवाइज हो जाएगा। यही चीजें 4 स्टेप भी थे, वो अलग अलग उसके अंदर भी, बट with some variations that are used to reduce the execution time of sub operations, ठीक है। हम यहाँ पर उसको इम्प्लीमेंट करते हुए थोड़े से चेंजेस कर देंगे, क्योंकि सेगमेंट वाइज हमें एडजस्ट करना है ना, कि सारे एक जैसे सेगमेंट हो, एक जैसा टाइम लगे सबको बराबर। The exponents are compared by subtracting them to determine their difference। एक्सपोनेंट को कंपेयर कैसे करेंगे, एक में से दूसरे को घटा देंगे तो उनका डिफरेंस आ जाएगा, हमें पता चल जाएगा। अगर रिजल्ट माइनस में आ रहा है तो बाद वाला बड़ा है, पहले भी यही किया था ना हमने। हमारे पास 2 नंबर जो हैं, a इंटू 2a और b इंटू 2b, तो इन दोनों को चेक करना है, कंपेयर करना है हमें। तो हम क्या करेंगे, a माइनस बी कर देंगे। a माइनस बी करने से क्या होगा, जो भी रिजल्ट आएगा अगर वो प्लस का आ रहा है तो इसका मतलब कौन बड़ा है, a बड़ा है। अगर माइनस का आ रहा है तो b बड़ा है, और अगर जीरो आ रहा है तो दोनों बराबर है, ठीक है। तो इससे इन दोनों को डिफरेंस निकालने से हमें पता चल जाएगा कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। फिर छोटे वाले को हम क्या कर देंगे, बड़े वाले के बराबर कर देंगे, जो डिफरेंस होगा उतना जोड़ने के बाद, ठीक है। वापस याद दिला दूं, 10⁻2 और 10⁻−1 का एग्जांपल लिया था हमने पहले जब किया था। इनका डिफरेंस 3 था, तो हमने इसके अंदर 3 जोड़ दिए थे, जिससे ये भी 2 हो जाएगा। और ये भी हमें याद है कि जब भी हम क्या करते हैं, पावर को बढ़ाना या घटाना होता है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, मैंटिसा को लेफ्ट या राइट शिफ्ट करते हैं। अगर एक्सपोनेंट को बढ़ाना है तो मैंटिसा को राइट शिफ्ट करेंगे, और अगर एक्सपोनेंट को घटाना है तो उसको लेफ्ट शिफ्ट करेंगे, ठीक है। ये हमें पता है। तो ये इसने यहाँ कह दिया, द एक्सपोनेंट्स आर कंपेयर्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग देम टू डिटरमाइन देयर डिफरेंस। द लार्जर एक्सपोनेंट इज चूजन एज द एक्सपोनेंट ऑफ द रिजल्ट, ठीक है। जो बड़े वाला है वही रिजल्ट का होगा, रिजल्ट में भी वही आएगा एक्सपोनेंट, तो क्योंकि सेम ही रहेगा एडिशन ऑपरेशन या सब्ट्रैक्शन में। तो ये एक्सपोनेंट वाला पार्ट ये तो ऐसा कैसे ही रहेगा, या तो क्या होगा, a प्लस बी इंटू 2 जो भी दोनों में से बड़ा है वो, सपोज a बड़ा है तो a आ जाएगा, या 2b आ जाएगा। इन दोनों में से जो बड़ा है वो वैल्यू आ जाएगी रिजल्ट की। तो हमने क्या कर दिया, रिजल्ट का एक्सपोनेंट किसको बना दिया, b को या a को, जो बड़ा है वो बना दिया हमने यहाँ पर। The exponent difference determines how many times the mantissa associated with the smaller exponent must be shifted to the right। जो उन दोनों का डिफरेंस है उससे हमें पता चलेगा कि जो हमारा मैंटिसा है उसको लेफ्ट या राइट में कितना शिफ्ट करना है। अगर डिफरेंस प्लस में आ रहा है तो क्या करना है, अगर डिफरेंस प्लस में आ रहा है यानी कि a माइनस बी प्लस में आ रहा है तो a बड़ा है, इसका मतलब
b छोटा है तो b के पावर कम है, मतलब b एक्सपोनेंट कम है, तो एक्सपोनेंट को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मंटीसा को राइट शिफ्ट। और यही माइनस का है डिफरेंस, तो उसको लेफ्ट में शिफ्ट करना। नहीं, दोनों ही केस में राइट शिफ्ट करेंगे। पहले केस में b को करेंगे बड़ा, अगर a बड़ा है तो b को करेंगे, b बड़ा है तो a को शिफ्ट करेंगे। लेफ्ट शिफ्ट का तो ऑप्शन ही नहीं ना, फ्लो चार्ट में हमारे क्या था, उसमें डायग्राम में शिफ्ट राइट का ही ऑप्शन था। जो छोटा है उसको राइट शिफ्ट करेंगे, ठीक है, कंफ्यूज मत हो। क्या करना है, एक्सपोनेंट को कंपेयर किया, जो छोटा है उसको बड़े के बराबर ले जाना है। तो दोनों में से कोई भी छोटा हो सकता है ना, a छोटा है तो a को करना है, b छोटा है तो b को करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हर बार एक को ही लेफ्ट या राइट शिफ्ट करना है, ठीक है। जो छोटा है उसे बड़े के बराबर करना है, ये याद रखना है, ठीक है। This produces an alignment of two mantisas. मेंटिसा का भी अलाइनमेंट होगा इसके साथ में, क्योंकि मेंटिसा को तो आगे पीछे करके एक्सपोनेंट को नॉर्मलाइज करेंगे, तो मेंटिसा भी आगे पीछे खिसकेगा और वो आगे पीछे खिसकेगा, तो उसका अलाइनमेंट भी हो जाएगा। It should be noted that the shift must be designed as a combinational circuit to reduce the shift time. डायरेक्ट शिफ्टर यूज करना है, कहने का मतलब ये है कि एक सर्किट हमें डिजाइन करके रखना है ताकि शिफ्ट करने में जो टाइम है वो कम लगे। क्यों? क्योंकि अगर हम पाइपलाइनिंग यूज कर रहे हैं तो हमने कहा कॉम्प्लेक्सिटी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, बराबर नहीं तो लगभग बराबर तो होनी ही चाहिए, तभी हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। और शिफ्ट ऑपरेशन को परफॉर्म करने में अगर मान लो हमारा एडिशन और शिफ्ट में कंपैरिजन करें, तो शिफ्ट को परफॉर्म करने में अगर उससे ज़्यादा टाइम लग जाएगा एडिशन परफॉर्म करने से, तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई, टाइम ज़्यादा लग गया, मतलब कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी हुई है उसकी। अगर उसकी कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है तो फिर हम उसको पाइपलाइन में एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए इसने कहा कि द it should be noted that the shift must be designed as a combinational circuit to reduce the shift time. shift का टाइम रिड्यूस हो जाए ऐसा डिजाइन करना है। The two mantisas are added or subtracted in segment 3, ठीक है। थर्ड स्टेप जो है हमारा ये है ना, ऐड या सब्ट्रैक्ट करना। नॉर्मलाइज कर दिया एक्सपोनेंट को, मेंटिसा को अलाइन कर दिया, फिर ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दिया थर्ड सेगमेंट में। द रिजल्ट इज नॉर्मलाइज्ड इन सेगमेंट 4। अब रिजल्ट को नॉर्मलाइज करना है, वो कौन से हैं, लास्ट वाले सेगमेंट में किया जा रहा है। व्हेन एन ओवरफ्लो अकर्स, अगर ओवरफ्लो होता है तो क्या होगा, द मेंटिसा ऑफ द सम और डिफरेंस इज शिफ्टेड एंड द एक्सपोनेंट इंक्रीमेंटेड बाय 1, ठीक है। अगर ओवरफ्लो हो रहा है तो मेंटिसा जो है सम का, ठीक है, या डिफरेंस का, भाई जो भी ऑपरेशन कर रहे हैं एडिशन या सब्ट्रैक्शन, दोनों में से जो भी रिजल्ट आ रहा है उसको क्या करेंगे, राइट में शिफ्ट करेंगे और साथ ही साथ एक्सपोनेंट को 1 से इंक्रीमेंट कर देंगे। वो तो करना ही है, दोनों एक साथ ही होंगे, है ना। इफ एन ओवरफ्लो अकर्स द नंबर ऑफ लीडिंग जीरोस इन मेंटिसा डिटरमाइंस द नंबर ऑफ left shift in the mantissa and the number that must be subtracted from the exponent. अगर अंडरफ्लो होता है तो अंडरफ्लो के केस में क्या करना था, हमें लेफ्ट में शिफ्ट करना था। आपको अगर याद नहीं है तो कोई बात नहीं, 10.15 देखोगे तो वो देख के आपको अपने आप याद आ जाएगा। तो यहाँ तक जहाँ ये 10.15 का जिक्र किया है इसने यहाँ पे, यहाँ पर रुकना, एक बार वहाँ जाना, उसको देखोगे याद आ जाएगा, तो ये आगे की चीज अपने आप आपको इजीली समझ में आ जाएगी क्योंकि वो हमने समझा हुआ है, ठीक है। तो ओवरफ्लो का केस देख लिया, अब कौन सा केस है, अंडरफ्लो। तो अगर अंडरफ्लो होता है तो अंडरफ्लो के केस में हमें क्या करना है, लेफ्ट में शिफ्ट करना है। तो लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो एक्सपोनेंट क्या होगा, 1 से डिक्रीज किया जाएगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ तक आगे कहा इसने द फॉलोइंग न्यूमेरिकल एग्जांपल। अब एक न्यूमेरिकल एग्जांपल इसने लिया है जिससे ये क्लैरिफाई कर देगा। द फॉलोइंग न्यूमेरिकल एग्जांपल में क्लैरिफाई द सब ऑपरेशंस परफॉर्म्ड इन ईच सेगमेंट। फॉर सिंपलिसिटी वी यूज डेसिमल नंबर्स। हम डेसिमल नंबर यूज कर रहे हैं यहाँ पर एग्जांपल के लिए, किस लिए, ताकि आसानी से समझ में आ जाए। तो एग्जाम में आता है तो वहाँ कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है आपको कि बाइनरी नंबर लेके चलो, आप भी ये का ये एग्जांपल ऐसा का ऐसा लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ऑल्दो
फिगर 9.6 रेफर्स टू बाइनरी नंबर्स। भाई जो 9.6 जो ये डायग्राम इसमें बना रखा है वो बाइनरी के लिए है, और ऑपरेशन ऑल द सेम ही होने इसलिए एग्जांपल ये लिया। इसने क्या किया, कंसीडर टू नॉर्मलाइज फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। ये नॉर्मलाइज है, ये नॉन जीरो है दोनों में, ठीक है। पहला स्टेप आपने क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है एक्सपोनेंट का। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या किया, 3 - 2 जिसकी वैल्यू क्या आई 1, जिसने क्या बताया, कौन बढ़ा है, ऊपर वाले नंबर का एक्सपोनेंट बढ़ा है। तो ये फाइनल जो हमारा रिजल्ट है उसका एक्सपोनेंट वैल्यू सेट कर दी हमने कि ये हो जाएगी, ठीक है। द लार्जर एक्सपोनेंट 3 इज चोजन एज द एक्सपोनेंट ऑफ द रिजल्ट, ठीक है। एक्सपोनेंट का अब क्या होगा, सॉरी रिजल्ट का एक्सपोनेंट क्या होगा 3, ये यहाँ पे हमने कर दिया। द नेक्स्ट सेगमेंट शिफ्ट द मैंटिसा ऑफ y टू द राइट टू ऑब्टेन। अब इसको हमें राइट में शिफ्ट करना पड़ेगा y वाले को, जो छोटा है ना, दोनों में से छोटा कौन सा हुआ, ये। तो ये कितना शिफ्ट होगा, जितना इसका डिफरेंस है। एक डिफरेंस था, एक से राइट शिफ्ट कर दिया, एक बिट से, एक डिजिट से, और राइट शिफ्ट करके इसकी वैल्यू को एक से बढ़ा दिया। तो ये नई वैल्यू आ गई हमारे पास y की। दूसरा स्टेप हो गया, दिस अलाइंस द टू मैंटिसा अंडर द सेम एक्सपोनेंट। ये अलाइन हो गए हैं। द एडिशन ऑफ द टू मैंटिसा इन सेगमेंट 3 प्रोड्यूसेस द सम। अब अगला सेगमेंट क्या करेगा, थर्ड जो हमारा स्टेप था कि क्या करना है, ऐड या सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर ऐड के लिए कह रहा है, तो ऐड में क्या करेगा, z इक्वल टू इन दोनों को जोड़ दिया। तो इन दोनों को जोड़ा तो क्या आ गया 1.0324, ठीक है। इन दोनों का मैंटिसा को जोड़ने पर ये रिजल्ट आ गया। एक्सपोनेंट वैल्यू तो हमने पहले ही सेट कर दी थी इसकी। अब क्या करना है, इसके बाद रिजल्ट को नॉर्मलाइज करना है। तो रिजल्ट को नॉर्मलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, अब सम इज एडजस्टेड बाय नॉर्मलाइजिंग रिजल्ट। नॉर्मलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, MSB को देखते हैं कि वो जीरो है या नॉन जीरो है। नॉन जीरो है तो उसको शिफ्ट कर देते हैं ताकि वो जीरो हो जाए। तो यहाँ पर क्या है 1 पॉइंट, यानी कि नॉन जीरो है। क्या आया हमारा, z इक्वल टू क्या आया है 1.0324 इंटू 10⁻3। तो ये चेक किया हमने, क्या है नॉन जीरो है। तो इसे जीरो करने के लिए हमने क्या किया, राइट में शिफ्ट कर दिया। तो ये क्या हो गया, यहाँ से राइट शिफ्ट करेंगे, जीरो इंसर्ट हो गया, 100324 इंटू एक्सपोनेंट को 1 से इंक्रीज कर दिया। तो ये हमारा क्या आ गया, फाइनल रिजल्ट आ गया। तो ये 4 सेगमेंट में इस तरह से ये रन हो जाएगा।